नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सुबह से शाम तक आप दुनिया भर की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो खबर आपको लगती है कि असल खबर है, इस खबर से मुझे खबर का नजरिया समझ आया, इस खबर ने मुझे सच से रूबरू करवाया, वही तो असली खबर होनी चाहिए। इसी के लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको खबरों को जड़ से समझा सकें, ताकि आपको सिर्फ खबर ही ना मिले, आपको मिले काम की जानकारी, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। और इसीलिए अफवाहों से दूर सीधा और क्लियर कट खबरों को जानते हैं 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर आज सबसे पहले बात करेंगे CAA की। वो CAA जिसका मकसद 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देना था। लेकिन चुनाव से पहले वही CAA सियासत का सबब क्यों बन गया? क्या 7 दिन में या फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा? आखिर क्यों चुनाव से पहले बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे हैं? क्या नागरिकता कानून कमिंग सून? आज इस पर विस्तार से करेंगे बात, और इसके साथ ही बात होगी बजट सत्र को लेकर चल रही तैयारियों की, क्योंकि 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर इस बार खास तौर पर तैयारी की जा रही है। संसद में सुरक्षा में किस पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है, आखिर क्यों NSG कमांडोज की तैनाती करनी पड़ी, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही बात होगी कि बंगाल में टूट और बिहार में खेला के बाद अब महाराष्ट्र में माहौल क्या है? क्या महाराष्ट्र में महाफूट हो जाएगी? आज महाविकास अघाड़ी की बैठक में हुआ क्या और क्या सीटों को लेकर सहमति बनी, इस पर विस्तार से बात होगी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, जिसमें सबसे पहले साल 2019 की बात। साल 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से कई प्रदर्शन हुए, और इन सभी प्रोटेस्ट के पीछे एक कॉमन फैक्टर था, और वो था CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हां, वही CAA जो साल 2019 से 2020 के बीच तमाम प्रदर्शनों की वजह बन गया था। वो CAA जिसने दिल्ली में शाहीन बाग खड़ा किया, एक ऐसा धरना प्रदर्शन जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। वो CAA जिसने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन की आग को भड़काया। वो CAA जिसके बाद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गोलियां तक चली, घर जले और दिल्ली में दंगे जैसे हालात बने। लखनऊ, पटना, कर्नाटक, बंगाल, MP या राजस्थान, कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां पर CAA पर हंगामा न बरपा हो। वो CAA जिस पर कई राजनीतिक दलों ने सियासी रोटियां भी सेकी। लेकिन आज हम CAA की बात क्यों कर रहे हैं? आपके दिल में ये सवाल है, तो इसका जवाब हम नहीं बल्कि नेताओं की जुबान से निकले कुछ शब्द आपको दे देंगे। कानून पारित हो गया, रूल बन गया, रूल को सामने आने दीजिए, तुरंत हो जाएगा। जो हिंदू रिफ्यूजी है उसका जो मांग था 1945 से, वो मांग पूरा होने वाला है। मोदी जी ने ठाकुर नगर में वादा किया था, अमित शाह जी ने बार बार कमिटमेंट किया था, और पूरा करने का टाइम आ गया है। टाइम इज नॉकिंग द डोर। ভারতবর্ষে CAA লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে CAA লাগু হবে। तो क्या सच में अब CAA आने में सिर्फ 7 दिन का समय रह गया है? बीजेपी ने साफ कहा कि CAA लागू होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा, यानी कि CAA एक बार फिर से सियासत का सबब बन चुका है। इससे पहले इसी CAA पर 2020 में हंगामा हुआ और तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे। अब लोकसभा चुनाव सर पर हैं और सियासी गलियारों में CAA का शोर है। तो सवाल यह है कि CAA और सियासत की क्रोनोलॉजी आखिर है क्या? पहले CAA को लेकर सियासी टिप्पणियों से माहौल को गर्म किया जाता है, फिर इस माहौल का फायदा उठाकर लोगों के बीच भ्रम का तड़का लगाया जाता है। कानून पर फैले हुए भ्रम के भंवर में फंसे हुए लोगों को बहलाया, फुसलाया और भड़काया जाता है। भड़के हुए लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन की चिंगारी से हिंसा की आग भड़कती है। इसी आग का फायदा सियासी दल अपनी चुनावी रोटियां सेकने में उठाते हैं।
भ्रम के जाल में फंसे और धर्म के नाम पर बटे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो सियासी दलों के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस बार भी ये खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सीएए का नाम दोहराया तो कांग्रेस ने भी मुद्दे के सहारे सियासी फायदे तलाशने शुरू कर दिए। यकीन नहीं तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ताजा बयान आप सुनिए। 10 साल के शासनकाल के बाद अगर कोई और सरकार होती तो डंके की चोट पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती और उस पर वोट मांगती। इस सरकार के खोखले दावे और जुमलों का नतीजा इस देश ने और लोगों ने सहा है। तो बजाय जुमलेबाजी करने के अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार की। और जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं तो हम 3.5 साल से सुन रहे हैं। होने दीजिए लागू, फिर हम भी देखेंगे। अभी तो कानून ही नहीं बने थे, अब सुनते हैं कुछ कानून बन गए। लागू तो होने दीजिए पहले। गुब्बारा वो उड़ाते रहते हैं और हम पकड़ते रहे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये तो सच है कि सीए लागू होना था क्योंकि कानून दोनों सदनों से पास हो चुका है। हाँ, इसके लागू होने में कुछ वक्त जरूर लगा और इस वक्त के पीछे की 3 वजह हैं। पहली वजह विरोध प्रदर्शन, क्योंकि सीए को लेकर शुरुआत से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए जाते रहे। देश में अलग अलग तमाम राज्यों में छोटे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। दूसरी वजह थी कोविड काल। साल 2020 के मार्च में कोरोना पूरे देश में तेजी के साथ फैलने लगा। उस वक्त सरकार का फोकस लोगों की जान बचाने पर था, ना कि एक नया कानून लाने पर। देश में मेडिकल इमरजेंसी थी, लॉकडाउन का ताला था, लिहाजा सीएए को टालना ही बेहतर समझ गया और कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जो सीएए टलने की तीसरी वजह था। वैक्सीनेशन ही सरकार की पहली प्रायोरिटी थी और उसमें समय लगा। इसी वजह से कानून को तब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आए हैं तो सीएए को लेकर एक बार फिर से माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि देश में सीएए बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसके पीछे वजह है कि सीएए लागू होने के बाद होने वाले बदलाव। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी। यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई लोगों को भारत की सिटीजनशिप इसके आधार पर मिलेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए विदेशी और मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। यहां पर गैर मुस्लिम शब्द ही वो वजह है जो सीएए पर छिड़ने वाली बहस का सबब बनता है। विपक्ष ये सवाल उठाकर लोगों को भड़काने या फिर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है कि मुस्लिमों को जगह इसमें क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन सच तो ये है कि जिन मुल्कों की बात हो रही है वो असल में मुस्लिम मुल्क हैं और वहां से प्रताड़ित लोगों को जगह दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन लोगों को घर बैठे नागरिकता मिल जाएगी, बल्कि इसके लिए भी उनको कई डिटेल्स साझा करनी पड़ेंगी। मसलन भारत में किस साल में बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद कितने साल और कहां रहे, आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह भी बतानी होगी, वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। यानी कि पूरी जांच और पड़ताल के बाद यह तय किया जाएगा कि किसको सिटीजनशिप देनी है, कैसे देनी है। लेकिन फिर भी यह सीएए देश में बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शन की वजह बनता रहा है। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की दलील यह थी कि सीएए धर्म को आधार बनाकर नागरिकता देने वाला कानून है और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पर सरकार का जवाब था कि सीएए धर्म के नाम पर भेदभाव के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों के गैर मुस्लिम पीड़ितों को नागरिकता कानून से दूर क्यों रखा गया, जिस पर सरकार का यह कहना था कि 70 सालों की स्थिति को आधार बनाकर कानून बनाया गया। सरकार ने कहा था कि उन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है जो कि देश धर्म के आधार पर बने हैं। सीएए आएगा, ये बात तो तय है। बीजेपी इसको आचार संहिता लागू होने से पहले लाना चाहती है, लेकिन सीएए की तैयारी के बीच विपक्ष इसी के बहाने लोगों को भड़काने की, उनको भ्रमित करने की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए कि वो पड़ोसी मुल्क
जो धर्म के आधार पर तैयार हुए। वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिमों के हालात क्या हैं? वहां पर रहने वाले लोग क्या हमारे भाई बहन नहीं? और अगर उनके लिए भारत सरकार कुछ करना चाहती है तो इसमें भला हर्ज क्या है? आप अपने दिल से पूछेंगे तो सीएए का विरोध करने वालों से एक ही सवाल पूछने का आपका मन करेगा। सवाल यह है कि बस कि दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं क्या इंसान होना। और आइए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि संसद के बजट सत्र की बात करनी है। इसमें सरकार पिछले सत्र से सबक लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही है। आपको तस्वीरें याद होंगी जब लोकसभा में कार्यवाही के दौरान किस तरीके से 2 युवक विजिटर गैलरी से कूदकर नीचे आ गए थे। एक युवक ने जूते से निकालकर रंगीन धुएं का इस्तेमाल किया। इसके बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। ऐसे में सरकार इस बार किसी भी तरीके की चूक चाहती नहीं है, क्योंकि इस बार का सत्र बजट का है। बजट सत्र 31 जनवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट यानी कि वोट ऑफ अकाउंट दिन में 11 बजे पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले संसद की सुरक्षा के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। संसद का बजट सत्र शुरू होने में एक ही दिन बचा है और इससे पहले संसद के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया गया है। संसद भवन परिसर में एनएसजी कमांडोज की तैनाती। पिछले सत्र में सुरक्षा चूक के मद्देनजर इस बार ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। संसद परिसर में सीआईएसएफ के 140 जवानों की टुकड़ी। संसद की नई और पुरानी दोनों इमारतों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी की मदद से पूरे परिसर में होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग। स्टाफ सहित आने जाने वाले सभी लोगों को संसद परिसर में फोटो और वीडियो नहीं बनाने के निर्देश जारी किए गए। दिसंबर में संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के बाद सरकार इसको लेकर सख्त है, अलर्ट है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के साथ पहले भी बताया, इसी के मद्देनजर पूरे बजट सत्र के दौरान संसद भवन में कई सिक्योरिटी लेयर होंगी। बजट सत्र के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है और संसद की सुरक्षा के लिए तमाम जो फोर्सेस की है वो तैनाती शुरू कर दी गई है। कमांडोज आपको संसद भवन के अंदर जाते हुए दिख सकते हैं और निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि इस बार का जो संसद सत्र होगा उसमें व्यवधान न हो, इसलिए सुरक्षा कड़ी की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि संसद, पुरानी संसद आपको नज़र आ सकती है और पुरानी संसद के बाहर ये कवर दिखाई देगा। ये नई संसद है जिसमें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करेंगी। इस संसद में पहला बजट पेश किया जाएगा। और अब बात करते हैं उस गठबंधन की जिसमें बंधन हो नहीं पा रहा। मोदी को मात देने के लिए बना ये अलायंस अब तक इसी में जुटा है कि एकजुट कैसे हो जाएं। 28 पार्टियों वाले गठजोड़ में अब 26 बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि चुनाव से पहले कांग्रेस कितनों को साथ लेकर चल पाएगी, और ये सवाल क्यों है? बंगाल में बिखराव, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बिहार में बड़ा खेला हुआ, गठबंधन को जोड़ा नहीं बल्कि नीतीश वहां से छोड़कर चले गए, घर वापसी उनकी हो गई और यह बड़ा झटका गठबंधन के लिए। लेकिन क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा होगा? इंडिया गठबंधन जिस एक सवाल से सबसे ज्यादा परेशान है वो है अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला। महाराष्ट्र में भी ये पहेली अभी भी उलझी है और इसे सुलझाने के लिए आज महाविकास अघाड़ी की बैठक मुंबई में हुई, जिसमें शिवसेना से संजय राउत और कांग्रेस से नाना पटोले, संजय निरुपम और एनसीपी से शरद पवार के गुट के जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख शामिल हुए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है वो ये थी कि किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उनकी टॉप लीडरशिप इससे नदारद नजर आया। ऐसे में सवाल फिर वही कि फिर सीटों का बंटवारा या उस पर फैसला करेगा कौन? यानी कि जब अध्यक्ष ही मीटिंग में नहीं तो चर्चा किससे और किस बात की? लेकिन जो सूचना मीटिंग के बाद सामने आई वो ये थी कि महाविकास अघाड़ी में 4 और दलों को शामिल किया गया। वो है सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी। बैठक के बाद संजय राउत ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। महाविकास आघाड़ी की एक बैठक हुई, संपन्न हुई, आप देख रहे हैं। आज के बैठक में हमने महाविकास आघाड़ी में सीपीआई, सीपीआईएम,
हाँ, आप, समाजवादी पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी को भी महाविकास आघाड़ी में हमने आज शामिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे वही PWP और आज महाविकास आघाड़ी जो है और मजबूत हो गई। हमारे में कोई मतभेद नहीं, 3 पार्टी प्रमुख है। सीट शेयरिंग बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे चल रहा है।